वीरांगना फूलन देवी को अगर न्याय नहीं मिला तो उनकी जाति भी मैटर करती है। बिल्कुल 12% लोग सारे सिस्टम को ही चला रहे हैं। मतलब शोषित समाज को न्याय कहाँ मिलेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पहली घटना है जो 44 अशोका रोड पर दुनिया भर के सांसद रहते हैं और इस किस्म की वारदात मतलब कभी किसी के साथ 78 साल की आज़ादी के बाद नहीं हुई। गरीबों के प्रति दया, उनको इंसाफ दिलाना, वो इस संघर्ष को जो लड़ती थी ना, तो सामंतवादी ताकतों को ये चीज हजम नहीं हो रही थी। सांसद होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने आज तक भी उस पार्टी ने सीबीआई की जांच की मांग नहीं करी। अब भाई मैं अपनी पार्टी से इसको सांसद का टिकट दूंगा तो ये सारा समाज एक तरफा तेरे को वोट करेगा। हम ये चाहते हैं बहन वीरांगना फूलन देवी के मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ग्वालियर जेल मान्यवर कांशीराम जी भी हमारे पिताजी के साथ गए तो उन्होंने अपने संगठन की जिम्मेवारी दी थी बहन जी को। एक ऐतिहासिक नाम वीरांगना फूलन देवी इतिहास में तमाम लोग कई तरीके से जानते हैं। कोई उनको नरसंहार के लिए जानता है, कोई उन्हें बैंटेड क्वीन कहता है, कोई राजनीतिक सशक्त महिला के रूप में जानता है और कोई बहुजन समाज की मुखर आवाज के लिए जानता है। लेकिन फूलन देवी ने क्या कुछ सहा, इन तमाम चर्चाओं पर आज हम बात करेंगे। जो इतिहास हमेशा से छुपाया गया और जो इतिहास आपके सामने परोसा गया वो उसमें कितनी सच्चाई और कितनी बारीकियां हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सुभाष कश्यप जी। उन्हीं से जानेंगे कि फूलन देवी का वो इतिहास तमाम जनता से क्यों छुपाया गया। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं मैं जी। जो आपने दर्द भरी कहानी जो फूलन के साथ हुई उसके साक्षात के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आभार को व्यक्त करता हूं। जी सर, हमने लगातार आपके तमाम वीडियोस, तमाम आपके संगठन के बारे में पता किया, तो आप फूलन देवी के उन तमाम ज़रूरी मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो इतिहास से कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की। इसकी क्या वजह रही कि फूलन देवी के कुछ चीज़ों को छुपाया गया? क्या है कि राजनीतिज्ञ लोग ने इस किस्म का षड्यंत्र रचा। बहन जी ने 1983 के अंदर स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी के कहने के बाद में आत्मसमर्पण किया। तो 11 साल 7 महीने बहन जी ग्वालियर जेल में रही। मगर जितने भी डकैतों ने आत्मसमर्पण किया उस टाइम सबको 7.25-8 साल के बाद में रिहाई दे दी। अब हमारे पिताजी संयोग से मान्यवर कांशीराम जी के साथ में उठते बैठते थे तो मान्यवर कांशीराम जी ने ये कहा कि भाई आपके समाज की एक बेटी ग्वालियर जेल के अंदर बाकी डकैतों को 7.25 साल के बाद छोड़ दिया गया और आप वो बेटी वहाँ जेल में है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं और आपके समाज से है, मल्ला समाज से। तो पिताजी ने इसके ऊपर सोच विचार किया। हम 5 भाई हैं तो घर आए तो पिताजी कहने लगे भाई ऐसे ऐसे मामला है और आप 5 भाई हो, आपके बहन नहीं है और मैं इस संघर्ष की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ उस बहन जी के लिए, उस बेटी के लिए, और मैं कल ग्वालियर जेल जा रहा हूँ, हैं आप इजाज़त दो और मेरा साथ दो। तो हमने कहा बिल्कुल साथ दिया जाएगा आपका। तो वहाँ से होने के बाद में जब पिताजी आए तो जो भी दर्द भरी कहानी बहन जी ने बताई, पिताजी ने आके घर पे सारे परिवार, हमारी बहुएं, हम 5 भाई, हमारी मदर सब बैठे थे। तो एक चर्चा का विषय बन गया और मतलब सब के अंदर दर्द पैदा हुआ। भाई ये सरकारें आज भी सामंतवादी विचारधारा से काम करती हैं। कानून को ये कहा जाता है कि भाई सबके लिए कानून एक है जी। मगर ऐसा नहीं। देश में 78 साल की आज़ादी के बाद में भी मतलब इस किस्म का नहीं है। सबके लिए पैसे वाले का अलग कानून है, गरीब आदमी का अलग कानून है। तो उस विचारधारा पे बात होने के बाद में फिर पिताजी और हम बहन जी को जेल से निकालने के लिए इस संघर्ष में लग गए। हर एक 15 दिन में मैं ग्वालियर जेल जाता था जी। तो बहन जी का थोड़ा सा जब हमारा आना जाना हुआ तो उनका हौसला बढ़ा। अब भाई ये मेरे भाई और मेरा चाचा जिस हिसाब से काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जेल से निकालने का काम करेंगे जी। तो 2-4 बार आने के बाद में फिर बहन जी ने ग्वालियर जेल से चिट्ठी लिखी
अपनी हकीकत बयां की, जिसके अंदर मान्यवर कांशीराम जी ने ही वो उनको ग्वालियर जेल, मान्यवर कांशीराम जी भी हमारे पिताजी के साथ गए, तो उन्होंने अपने संगठन की जिम्मेवारी दी थी बहन जी को, महिला की। उस लेटर पैड के ऊपर बहन जी ने चिट्ठी लिख के और जो भी हालात जेल के अंदर करे जाते थे, अत्याचार जो करे जाते थे उनके ऊपर, तो जो जो गिफ्ट आइटम भी आती थी ना, तो बहन जी के लिए फॉरेन के जगह से, तो उसको भी जो वहाँ का जेलर था कोरी, वो रख लेता था। कहता था जिस दिन आपकी रिहाई होगी उस दिन मिलेगा। मगर उस सामग्री को सबको हजम कर गए वो लोग। इसकी आप एक मुख्य वजह क्या देखते हैं? आपने कानून व्यवस्था की बात की कि यहाँ पर पैसे वालों को न्याय मिलता है, जातिवाद को भी आप देखते हैं कि अगर बहन जी को न्याय नहीं मिला, वीरांगना फूलन देवी को अगर न्याय नहीं मिला, तो उनकी जाति भी मैटर करती है? बिल्कुल। देखो आज मतलब 78 साल के बाद भी मतलब जो है इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां कई आई कई चली गई, मगर जो राज चल रहा है वो सामंतवादी राज चल रहा है। हर एक जगह जो है ना, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जजेस, किसी भी हाई प्रोफाइल कुर्सी के ऊपर जो भी बैठा है, उसके अंदर आप देख लीजिएगा कि सिर्फ वो क्या है कि मतलब 12% लोग ही सारे सिस्टम को, इस हिंदुस्तान के को चला रहे हैं। तो वो जब तक चलेगा तो मतलब ये मतलब शोषित समाज को न्याय कहाँ मिलेगा? तो इसकी तो उम्मीद करना कुछ समझ में नहीं आता कि भाई कोई इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन अभी आपके क्या क्या मुद्दे हैं? वीरांगना फूलन देवी की जिस तरीके से एक छवि में जो बदलाव हुआ, वो सांसद भी बनी, सपा में भी शामिल हुई, उसके बाद भी क्या कोई कमी रह गई है जिसके बाद लगता है आपको कि वीरांगना फूलन देवी के लिए ये इंसाफ होना बाकी रह गया है? आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पहली घटना है जो 44 अशोका रोड पर दुनिया भर के सांसद रहते हैं, और इस किस्म की वारदात मतलब कभी किसी के साथ 78 साल की आज़ादी के बाद नहीं हुई। तो ये बहन जी का जो गरीबों के प्रति दया, उनको इंसाफ दिलाना, वो इस संघर्ष को जो लड़ती थी ना, तो सामंतवादी ताकतों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी। और उत्तर प्रदेश में मछुआ समुदाय का वोट 18.5%। तो जो ताकतें वहाँ सत्ता में हैं, उन्होंने ये देखा कि भाई अगर इस स्पीड से ये चलती रही और लोगों का मतलब इस किस्म से अत्याचारों को रोकने के ऊपर लड़ाई लड़ती रही, तो आगे जाके एक दिन ऐसा आएगा कि जब मछुआ समुदाय और दबा कुचला समाज एक तरफा जो है ना बहन जी को वोट करेगा और ये वहाँ की मुख्यमंत्री होगी। इस चीज़ को देखते हुए जो है ना ये सारे षड्यंत्र रचे गए। अब समाजवादी के पार्टी के अंदर सांसद होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने, माननीय मुलायम सिंह ने, आज तक भी उस पार्टी ने सीबीआई की जांच की मांग नहीं करी, क्योंकि इसकी मौत के पीछे एक शेर सिंह राणा नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों का, सामंतवादी लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा। राजनीतिक षड्यंत्र होता तो सपा की अगर बात करें तो वो वीरांगना फूलन देवी को टिकट नहीं देते, चुनाव नहीं लड़ाते अपनी पार्टी से। बहन जी उससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर जिस टाइम बहन जी ग्वालियर जेल के अंदर बंद थी, माननीय मुलायम सिंह ने वहाँ स्पीच करी थी जाके किसी सभा के अंदर, और वहाँ उसने ये कहा था कि फूलन देवी के लिए उसके गले का फंदा तैयार है, इसको मतलब सजाए मौत होगी। मगर क्या है, उसी चीज़ को जब हमने बहन जी को जेल से बाहर निकाल लिया, तो उसने अब दूसरा राजनीतिक खेल खेला कि भाई 18.5% वोट जो है मछुआ समुदाय का ये कैसे हासिल हो, भाई मैं अपनी पार्टी से इसको सांसद का टिकट दूंगा तो ये सारा समाज एक तरफा तेरे को वोट करेगा। और उसी का परिणाम हुआ जो 10 साल तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही। बहन जी के जाने के बाद में अब सत्ता में क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है? क्योंकि समाज को भी पता लग गया भाई ये प्री प्लान था। उसके बाद में कुछ हमारे समाज के मछुआ समुदाय के जो नेता हैं वो भी समाज को गुमराह कर रहे हैं।
वो भी कहते हैं मुलायम सिंह जी ने जेल से फूलन देवी को जेल से रिहा करवाया। तो ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल समाज के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं सभी नेताओं से, कोई किसी भी पार्टी के अंदर रहता है, मगर उनसे मेरा अनुरोध है, कृपया जो है ना समाज को गुमराह ना करें, जो सच्चाई है उसको आगे आने दें, सामने आने दें। अब जिस टाइम हम ग्वालियर जेल से तिहाड़ जेल लाए, तिहाड़ जेल से हमने ऑल इंडिया मेडिकल में बहन जी को एडमिट करवाया। वहाँ ट्रीटमेंट चलने के बाद में डॉक्टरों ने उसके लिए पैरोल के लिए लिखा कि भाई वो अभी जेल में रहने की स्थिति में नहीं है। तो 30 हजारी कोर्ट के अंदर कामनी जायसवाल जी वकील थी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड मध्य प्रदेश से दिल्ली मंगाया और दिल्ली में कोर्ट के अंदर जो है उसकी लड़ाई लड़ी। और कामनी जायसवाल जी ने ये कहा कि जो महिला 11 साल 7 महीने और डकैतों के साथ आत्मसमर्पण करने के बाद में, जब उसकी रिहाई भी 8.25 साल के बाद में होनी थी और 11 साल 7 महीने सजा भुगतने के बाद में, अब क्या समस्या है, इसको क्यों जेल के अंदर गिर रखा है इसको। तो उन्होंने कामनी जायसवाल ने यहाँ से 30 हजारी कोर्ट से बहन जी को बाइज्जत बरी करवाया था। अब लोगों से आप क्या चाहते हैं, तमाम नेताओं से क्या अपील करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से? मैं तो नेताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी जो मेरे समाज के नेता, कोई बीजेपी के अंदर मलाई खाने का काम कर रहे हैं, कोई समाजवादी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि भाई अपने समाज की बेटी के लिए लड़ाई लड़ें, उसकी आवाज़ उठाएं, उसकी सीबीआई जांच करवाएं। और जो वर्ल्ड की ग्रीनिज बुक के अंदर चौथी क्रांतिकारी महिला, हम ये चाहते हैं बहन वीरांगना फूलन देवी के जाने के बाद में बहन फूलन देवी के मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, जिससे समाज के अंदर हमारी बहन का मान सम्मान बढ़े और समाज के उत्थान के लिए एकलव्य सेना सदा संघर्ष करेगी, समाज के लिए लड़ाई लड़ेगी। और इस संगठन के साथ हमारे समाज के लोग जुड़ें और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ें। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान सुभाष कश्यप जी। इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सोचिए, वीरांगना फूलन देवी, तमाम लोग इतिहास के पन्नों में उस बेबाक महिला को तो जानते हैं, लेकिन आज भी आज़ादी के 78 साल बाद भी वीरांगना फूलन देवी को न्याय नहीं मिला। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। देश की सरकार से, देश की जनता से, देश की आवाम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि इस संगठन की आवाज़ को मजबूत बनाइए और वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न सरकार के द्वारा दिया जाए। मल्ला समाज को एक हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है, उसको भी साथ लेकर चलना चाहिए। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।